आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा ड्रैगन राजकुमारी। बहुत दिन हुए जापान के एक छोटे से गांव में जीरो नाम का नवयुवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं थी। वह बहुत गरीब था। वह रोज पहाड़ों पर जाता, वहां से फूल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचता और अपनी जीविका चलाता था। एक दिन शाम को वह घर लौट रहा था। उसके पास बहुत सारे फूल थे जो बिके नहीं थे। वह रास्ते में समुद्र तट पर रुक गया। मैं ये सुंदर फूल ड्रैगन राजा को दे दूंगा, उसने सोचा। हे शक्तिमान ड्रैगन राजा, वह सब फूलों को समुद्र में बिखेरते हुए बोला, आप इन फूलों को मेरी ओर से छोटा सा उपहार समझकर स्वीकार कीजिए। एकाएक समुद्र की लहरें ऊंची उठी, बुदबुदाती हुई फैन फेंकती फूलों को जल की भंवर से नीचे की ओर खींच ले गईं। फिर अचानक एक बड़ा कछुआ लहरों से अपना सिर निकाल जीरो की ओर तैरता चला आया। ड्रैगन राजा, आपके भेजे फूल पाकर बहुत प्रसन्न है। मुझे आपको अभी ड्रैगन महल में ले आने के लिए भेजा है, कछुआ बोला। जीरो खुशी खुशी ड्रैगन राजा का निमंत्रण स्वीकार कर कछुए की पीठ पर चढ़ गया। कछुआ डुबकी मारकर उसे समुद्र के नीचे ड्रैगन राजमहल में ले गया। महल पहुंचने से पहले कछुआ बोला, अगर ड्रैगन राजा आपको आपकी पसंद का उपहार देना चाहें तो आप उनकी कन्या की अपनी दुल्हन बनाने के लिए मांग लेना। जब जीरो राजमहल में पहुंचा तो ड्रैगन राजा उसका स्वागत करने के लिए मुस्कुराते हुए महल के द्वार पर खड़ा था। अरिगातो, धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत ही सुंदर फूल भेजे। अब आप मेरे साथ भोजन करिए, राजा ने कहा। ओह, कितना शानदार भोजन जीरो के आगे रखा गया। चमकती शहद के रंग की सागे सुगंधित सफेद चावल, कछुए के भुने अंडे, बारीक बारीक गुलाबी चांदी के रंग की सासिमी कच्ची मछली बड़े थालों में सजाई गई थी। बेहतरीन खाने के बाद सुंदर ड्रैगन राजकुमारी ने को तो बीणा बजाकर जीरो का मनोरंजन किया। अगले 2 दिन जीरो के लिए सपने की भांति बीते। वह जीवन में इतना प्रसन्न कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन तीसरे दिन उसे अपनी बूढ़ी माँ व घर की याद आई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ व आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जीरो ड्रैगन राजा से बोला। आपने मेरा इतना सत्कार किया, किंतु अब मुझे घर लौटना ही होगा क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरे लिए बहुत चिंतित होंगी। ठीक है, मगर मैं आपको आपकी पसंद का विदाई का उपहार देना चाहता हूँ, ड्रैगन राजा ने कहा। मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं आपकी सुशोभित राजकुमारी को अपनी दुल्हन बना सकता हूँ, जीरो ने ड्रैगन राजा के सामने नीचे झुककर पूछा। राजा ने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। फिर कछुए ने जीरो व उसकी नई दुल्हन को पीठ पर बिठाकर समुद्र तट पर वापस लौटा दिया। मगर जब जीरो घर पहुंचा तो उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन राजमहल में बिताए गए 3 दिन यहाँ धरती पर वास्तव में कहीं ज्यादा लंबे बीते थे। घर में जीरो के न होने से घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। माँ के पास पैसे भी नहीं थे। भूख की मारी वह बेचारी बूढ़ी माँ जीरो का इंतजार करते करते बीमार हो गई। पत्थर की भांति धरती पर गिरी और मर गई। माँ, यह आपको क्या हो गया? अभागा जीरो दुख से आंसू बहाते हुए बोला। मैं बहुत ही नालायक लड़का हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़कर बहुत बुरा काम किया। सब मेरा ही कसूर है। अगर मैं यहाँ होता
तो आप जिंदा होती। कहते कहते जीरो फूट फूट कर रोने लगा कि दुल्हन बोली, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं अपने पिता का दिया हुआ जादुई डंडा लाई हूँ। यह जीवनदान का बहुमूल्य डंडा है। मैं अभी इसका उपयोग करूंगी, आप देखते रहना। वह समुद्र तक गई और पानी ले आई। यह पानी जीरो की माता के पूरे बदन पर छिड़क दिया गया। फिर जीवनदान का जादुई डंडा लेकर माता को सिर से पैर तक हल्के से थपथपाया। मरी हुई मां का सिर तुरंत कुछ हिला और वह धीरे से कराही। फिर हल्की हल्की सांसें लेने लगी। दुल्हन ने समुद्र का जल मां के ऊपर फिर छिड़का और जादुई डंडे से 3 बार धीरे धीरे थपथपाया। अपनी प्यारी मां को अचानक उठा हुआ बैठा देखकर जीरो को आश्चर्य व हर्ष हुआ। अरिगातो, अनेक धन्यवाद। जीरो बहुत प्रसन्नता से दुल्हन से बोला। जीरो ने मां को ड्रैगन राजा और खूबसूरत ड्रैगन राजमहल के बारे में सब कुछ बतलाया। अब उनके परिवार में 3 लोग हो गए थे और जीरो के छोटे टूटे फूटे घर में बिल्कुल जगह नहीं थी। मैं अपने पिता से एक और बहुमूल्य अद्भुत उपहार लाई हूं, दुल्हन बोली। यह है ऊंची नोकोबूची जादुई झुंझुना। अगर आप इसे खड़खड़ाकर कुछ भी 3 बार मांगेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मांगी हुई चीज आपको मिल जाएगी। अब आप मुझे देखिए, वह मुस्कुराते हुए बोली। घर निकलो, जल्दी निकलो, उसने झुनझुना खड़खड़ाते हुए कहा। तुरंत एक विशाल शानदार भवन झुनझुने से बाहर निकल आया। खजाना निकलो, जल्दी निकलो, उसने कहा। अरे देखो, एक बहुत बड़ा खजाना झुनझुने से बाहर निकलकर भवन के बगल में खड़ा हो गया। चावल निकलो, जल्दी निकलो, वह फिर झुनझुना खड़खड़ाते हुए बोली। चावल निकलो, जल्दी निकलो। तुरंत सबसे बढ़िया चावल के बड़े बड़े बोरे घर में ठसाठस भर गए। यह देखकर जीरो व उसकी मां ने दांतों तले अंगुली दबा ली। उनके आश्चर्य व आनंद का ठिकाना ही ना रहा। अब तो जीरो अपनी बूढ़ी मां व दुल्हन के साथ सुख व संतोष से रहने लगा। किंतु हाय, अब जल्दी ही जीरो का शानदार भवन, धन संपत्ति और सुंदर सुशील दुल्हन की बातें पूरे गांव में फैल गईं। धीरे धीरे वहां के राजा के कान तक भी यह चर्चा पहुंच गई। उसने सोचा कि वह किसी न किसी तरह जीरो से उसकी दुल्हन को छीनकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। एक दिन राजा ने जीरो को तंग करने के लिए उसे अपने किले में आने की आज्ञा दी। शासक ने जीरो से कहा, कल सूरज डूबने से पहले तुम मुझे सबसे बढ़िया चावल के 10,000 बोरे दोगे। अगर तुम नहीं दे सके तो तुम्हें अपनी स्त्री मुझे देना होगी। कान खोलकर सुन लो, समझे? उदास व बहुत दुखी जीरो चुपचाप घर लौटा। उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी पत्नी बोली, क्या बात हुई है कि आप इतने दुखी व निराश लग रहे हैं? राजा ने आपसे क्या कहा, मुझे बताइए। जब राजा की कही हुई बातें जीरो ने उसे बताई तो वह बोली, ओह, अरे बस क्या यही बात है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब प्रबंध कर दूंगी। आप बहुत थके लग रहे हैं, अभी जाकर आराम करें। जीरो सोने चला गया। ठीक आधी रात होने पर जीरो की पत्नी उठी व स्नान कर साफ कीमोनो पहना। फिर वह समुद्र तट पर गई और वहां खड़ी होकर प्रार्थना की। फिर उसने 3 बार थाली बजाई। यकायक कई सौ घोड़े, जिनकी पीठों पर सबसे बढ़िया चावल के बोरे लदे थे, समुद्र से बाहर निकल आए। वे दुल्की चाल से चलते जीरो की लंबी चौड़ी फुलवारी के सामने पहुंचे और बोरों को उतार दिया। घोड़े लौटकर समुद्र के भीतर चले गए। अरे, सुबह सुबह इतने सारे बढ़िया चावल के भरे बोरे! अपने बगीचे को चावल से पटा देखकर जीरो बहुत प्रसन्न हुआ। जीरो ने राजा के पास अपने दूत भेजे।
मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार 10,000 बढ़िया चावल के बोरों का प्रबंध कर दिया है। कृपया अपने नौकरों को भेज कर बोरों को उड़वा लीजिए। यह तो बिल्कुल असंभव है, राजा के नौकरों ने कहा। किंतु जब वे आए और फुलवारी में रखे चावल के 10,000 बोरे देखे तो चकित रह गए। कुछ समय बीता। दुष्ट राजा ने एक बार फिर जीरो को अपने महल में बुलवाया। कल सुबह तक तुम मुझको जापान के सबसे बढ़िया रेशम के 10,000 थान ला कर दो। अगर तुम नहीं दे सके तो मुझे अपनी पत्नी देनी होगी, समझे? वह बोला। बेचारा जीरो फिर मुंह लटकाए घर वापस आया। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने फिर पूछा, अब राजा को क्या चाहिए? वह कहता है कि कल सुबह तक उसे जापान के सबसे बढ़िया रेशम के 10,000 थान चाहिए। अगर मैं नहीं दे सका तो वह तुम्हें मुझसे छीन लेगा। जीरो व्याकुल होकर बोला। ओह, बस यही बात है, उसकी स्त्री ने कहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब प्रबंध कर दूंगी, वह बोली। आधी रात को उसने उठकर स्नान किया और साफ कीमोनो पहना। फिर समुद्र तट पर गई। वह प्रार्थना करके 3 बार थाली बजाई। तुरंत कई सौ बैल अपनी पीठों पर बेहतरीन रेशम के थान लादे समुद्र से निकले। कुछ देर में ही जीरो के बगीचे के सामने थानों का अंबार लगा था। चमचमाती बढ़िया रेशम के थान देखकर जीरो कितना खुश हुआ होगा, ये वो ही जाने। उसने जल्दी से अपना दूत राजा के पास भेजकर कहलवाया, वे अपने नौकर भेजकर रेशम के थान उड़वा लें। असंभव, ये कैसे हो सकता है? राजा के नौकर बोले। किंतु चमकते हुए रेशम के थान देखकर वे सब चकित हो गए। अब राजा गुस्से से लाल पीला हो गया था। जल्दी ही राजा ने अपना दूत जीरो के घर भेजा और कहलवाया, नए साल के दिन मैं शानदार उत्सव मनाने के लिए अपने 900 सैमुराई सैनिकों को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें सबसे बढ़िया साके वाइन के साथ 107 पीपों व उत्तम भोजन का प्रबंध करके मेरा भव्य स्वागत करना होगा। यो जल्दी नया साल का दिन आ पहुंचा। कपटी राजा ने जानबूझकर अपने चमकते भड़कीले कपड़े अपने नीचे से नीचे दर्जे के नौकर को पहनवाए। खुद ने नौकर के कपड़े पहन लिए। उसने नौकर को समझाया, सुनो, जीरो तुम्हें देखकर तुम्हें राजा समझेगा और तुम्हारा अभिनंदन करेगा। उस समय मैं खड़े होकर उसे बताऊंगा कि राजा मैं हूं। फिर मेरा योग्य स्वागत न करने व मुझे अपमानित करने का दोषी ठहराकर उसे घोर दंड दे दूंगा। उसकी स्त्री को छीन लूंगा, राजा ने कहा। तो दुष्ट राजा जीरो के भवन जाते हुए काफले में नौकर बनकर सबसे पीछे चला। वहां पहुंचकर वह और नौकरों के साथ एक कोने में चुपचाप बैठ गया। जीरो की पत्नी ने बड़े से कमरे में बैठे मेहमानों को देखने के लिए दरवाजे के पीछे से झांका। यकायक उसने अचरज से अपना सिर हिलाया और पीछे खड़े हुए जीरो को कुछ फुसफुसा कर कहा। फिर उसने अपने कीमोनो की बाहें ऊपर खिसकाकर जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाने की थालियों को मेहमानों के लिए भिजवा दिया। खाना शुरू होने से पहले वह कमरे में आकर नीचे झुककर बोली, हमारे सम्मानित अतिथियों का शुभ स्वागत है, किंतु कृपा कर थोड़ा रुकिए, उसने मधुरता से कहा। फिर वह उस कोने में गई जहां कपटी राजा नौकरों के साथ चुपचाप छिपा बैठा था। वह उसके सामने झुकी, फिर बहुत आदर से उसका हाथ पकड़कर सबसे ऊंची सम्मानित जगह पर बैठा दिया। टोनो सामा, माननीय राजा, हम सब आपको अपना महान अतिथि मानकर आपका दिल से स्वागत करते हैं। हम धन्य हैं कि आज आप हमारे छोटे घर में पधारे, वह बोली। फिर उसके आगे झुककर राजा का अभिनंदन किया। फिर राजा व उसके सैमुराई सैनिकों को उनकी पसंद का साके वाइन व स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इतना आदर सत्कार पाने पर राजा को ऐसे उदार यजमान का कोई दोष भी निकालने का मौका नहीं मिल सका। अच्छा,
अच्छा, अब मैं कुछ नाच देखना चाहता हूँ, राजा बोला। हाँ हाँ जरूर, जीरो की स्त्री ने कहा। हम आपको बहुत ही बढ़िया नाच दिखाएंगे। वह भीतर गई और एक छोटा सा डब्बा लाई। फिर उसने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन पट से खोला, तुरंत डिब्बे से बहुत सारी सुंदर नर्तकियां चमकते कपड़े व दमकते गहने पहने निकल आईं। श्याम छम छम छम, इधर घूम उधर घूम, इधर घूम उधर झुक, नर्तकियों ने सुंदर नाच दिखाया। कितना रोचक दृश्य था। बस अब बस करो, राजा जोर से बोला। अब मैं छोटे बौनों का अभिनय देखना चाहता हूं। यह सुनकर जीरो की स्त्री यकयक खड़ी होकर बोली, माननीय राजा, बौनों का अभिनय सबके लिए बहुत ही भयंकर हो सकता है। आप सब हमारे सम्मानित अतिथि हैं। मैं आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मुझे मना करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, समझी? राजा गुस्से से गरज कर बोला, कृपया कर मुझे माफ करें, मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जीरो की स्त्री आंखों से आंसू छलकाती हुई बोली, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अभी इसी समय बौनों का अभिनय दिखाओ, हमारा मनोरंजन करो। राजा जोर से चिल्लाया, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुमको व तुम्हारे पति को घसीटवा कर जेल में डलवा दूंगा। तुम दोनों के सिर कटवा दूंगा, समझी? उन बौनों को तुरंत बुलवाओ, सुनती हो? राजा गुस्से से लाल पीला होकर गरजा। ठीक है, ऐसा ही होगा, जीरो की स्त्री ने कहा। अब आप इस अभिनय को देखिए। वह पहले से भी छोटा डिब्बा लाकर बोली। जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन पट से खोला, उसके अंदर से असंख्य छोटे छोटे बौने सैमुराई सैनिकों की सेना बाहर निकल आई। वे सब लोहे की टोपियां पहने, तलवारें चमकाते उमड़ घुमड़ कर डिब्बे से बाहर निकले चले आए। वे इधर उधर कूदते फांदते, तलवारें घुमाते, राजा व उसके सैमुराई सैनिकों को मारते काटते उन पर टूट पड़े। वो कितनी भयंकर लड़ाई हुई। नहीं नहीं, बंद करो, ढीठ सैनिकों, तुम क्या कर रहे हो? डर के मारे कांपते हुए राजा चीखा। उसके सैनिकों में तो भगदड़ मच गई। उन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें चलाईं, पर वे बौने सैमुराई सैनिक इतने छोटे थे कि वे राजा के सैनिकों के कंधे व पीठों पर आसानी से उछलते कूदते, मारा काटी कर उनके पैरों के बीच दौड़ सकते थे। उन्होंने राजा की सेना के सिरों पर कूद उनकी आंखें फोड़, नाक कान काट, अपनी तलवारों से उनके हाथों पैरों को बुरी तरह घायल कर डाला। भागो भागो, राजा के व्याकुल भयभीत सैनिक चीखे। वे इधर उधर दौड़ते, एक दूसरे को ढकेलते जीरो के मकान से बाहर निकले, सिर पर पैर रखकर भागे, धक्के मार मार भागे। किंतु यकयक उसी छोटे से डिब्बे से एक बहुत बड़ी सी नदी बहुत वेग से बाहर निकल पड़ी। उसकी ऊंची ऊंची लहरों में भागते हुए सैनिक व उनका दुष्ट राजा बह गए और समुद्र में डूब गए। अब जीरो अपनी बूढ़ी माँ व अद्भुत पत्नी के साथ सुख से जीवन बिताने लगा।